Hello student, this is the chapter 12 of history. Chapter name is India History Post Independence. In this chapter we discuss about the entire challenge, rehabilitation of refugee, integration of princely state, government and administration, planning commission, state recognition etc. Then मीन्स इन दिस चैप्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी देखा जाए इंडिया इंडिपेंडेंस होता है 1947 में, और उसके बाद इंडिया के क्या चैलेंज होती है इन लास्ट 70 ईयर्स या अबव 70 ईयर्स, और इसको इंडिया किस तरीके से इन चैलेंज को पूरा करता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज द इंटायर चैलेंजेस, यानी देखा जाए स्टार्टिंग टाइम में क्या चैलेंजेस था। देयर आर Even before the new nation of world, the map could from a government make its constitution, organize its armed force so as the security its border, it will face the huge division of territories both the eastern and western border। यानी स्टार्टिंग टाइम इंडिया एक नया देश था, वर्ल्ड मैप में उनके नया संविधान था, नया कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसी समय इंडिया देखा जाए इंडिया का डिवीज़न भी होता है, वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान और ईस्टर्न साइड में भी जो मॉडर्न बांग्लादेश हो ईस्टर्न पाकिस्तान, यानी दो पार्ट में इंडिया डिवाइड हो जाता है। रिफ्यूज़ी, लॉट ऑफ रिफ्यूज़ी जो है दूसरे देश से यानी दूसरे बॉर्डर्स क्रॉस करके इंडिया में आते हैं, इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों तरफ से। साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दे रहा है अनदर नेशन वाज फॉर्म ग्राउंड द कॉम्युनल बेस एंड द नेम पाकिस्तान। एक कॉम्युनल बेस पे बहुत एक नया देश बनता है, राइट्स स्टार्ट हो जाता है देश में, वायलेंस होता है, जैसे दे रहा है द लार्ज स्केल माइग्रेशन टुक प्लेस द बोथ साइड, द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द ऑल्सो फेस बाय द वायलेंस प्लंडर, मिलियन ऑफ पीपुल वेयर द डिस्प्लेस्ड टर्न इनटू रिफ्यूजी होमलेस विदाउट द food and shelter, people both sides of the border left in the hurry with whatever belonging they could cry। यानी देखा जाए तो दोनों तरफ ही एक तरह से राइट स्टार्ट होता है, दंगे कहने का मतलब दंगे शुरू हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स, और लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आते हैं, खास तौर पे वेस्टर्न साइड से, और बिना उनके पास ना घर रहता है ना खाने को रहता है। तो एक तरह से ह्यूज प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया के लिए, न्यू गवर्नमेंट के लिए, किस तरीके से जो रिफ्यूजी है उनको पहले सेटल किया जाए, उनके लिए बेसिक जो नीड्स है वो प्रोवाइड की जाए। साथ साथ दे रहा है द फर्टाइल एंड वाटर फेड एरिया वेंट टू पाकिस्तान इन बोथ एंड ईस्ट एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, वेयर इज इंडस्ट्री विच डिपेंड ऑन इट्स रिमेंड ऑन द इंडिया साइड। यानी देखेंगे तो हम लोग के जो फर्टाइल लैंड थे एग्रीकल्चर के लिए, वो सब ज़मीन भी पाकिस्तान चले जाते हैं। साथ साथ लॉट ऑफ इंडस्ट्री जो वहाँ डिपेंड थे वो भी एक तरह से पाकिस्तान में चले जाते हैं। इससे इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस भी उठाना पड़ता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ओरिजिनल फिगर है उस समय का, किस तरीके से लोग ट्रेन में बैठ के या उसके छत पे बैठ के कैसे भी करके वो एक इंडिया की तरफ आ रहे हैं सेटल होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी। हमने पहले ही फर्स्ट पैराग्राफ में कहा कि किस तरीके से जब राइट स्टार्ट होता है, डिवीजन होता है इंडिया का, तो जो एक तरह से रिफ्यूजी हैं इंडिया में आते हैं तो उनको सेटल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे दे रहा है द लार्ज स्केल ऑफ द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड मैनर विदाउट द बिलोंगिंग ऑफ मैनी सेपरेटेड फ्रॉम दिस फैमिलीज नीडेड टू रिहेबिलिटेटेड इन इट वाज द चैलेंजेस फॉर द न्यूली फॉर्म कंट्री टू प्रोवाइड फूड, शेल्टर, मेडिकल and transportation। They also had to settle with a means of earning their livelihood। This was the big drain on the economy of the country। यानी देखा जाए तो जिस तरीके से लोग जितने लाखों लोग जब इंडिया की तरफ आए तो उनको सेटल करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इकोनॉमिक क्राइसिस था। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। India under the British rule consisted of 17 provision and the 562 princely state। These provision were divided between India and Pakistan, particularly the provision of Punjab and Bengal were pertinent। यानी देखा जाए तो इंडिया जो ब्रिटिश टाइम में 17 प्रोविजंस थे और 562 प्रिंसली स्टेट थे, और ये प्रिंसली स्टेट और डिवीज़न ये एक्चुअली डिवाइड भी हो जाते हैं, कुछ डिवाइड हो जाते हैं पाकिस्तान और बंगाल, जैसे कि पंजाब और बंगाल के जो पार्ट थे वो पाकिस्तान में चले, कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी चले जाते हैं। द प्रिंसली स्टेट हाउएवर वे आर गिवन द राइट टू आइदर
remain India or join other nation. This means Pakistan. Thus, Indian leader face the situation being left with a nation divided, a small princely state under the leadership of सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी देखा जाए तो एक तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये राइट था कि वो इंडिया में जा रह सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। तो एक नया क्राइसिस था और इसको एक तरह से सॉल्व किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। The government of India conduct political negotiation to the unite princely state into one strong country। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तरह से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंडिया में मिलाने के लिए। बट देयर आर 3 स्टेट दैट प्रूव्ड मोर डिफिकल्टी इंटीग्रेटेड देन अदर्स। यानी ज़्यादातर स्टेट तो मान जाते हैं पर ओनली 3 स्टेट जो थे एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं इंडिया के साथ आने के लिए और वो पाकिस्तान के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पर 2 ही स्टेट की बात करेंगे, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। There are first the Junagadh. This was the Hindu majority state and the Muslim Nawab in December 1940 so resulted the nearly 99 vote is the merge with India and the therefore state joined the nation। जूनागढ़ जो हिंदू मेजोरिटी स्टेट था पर उसके जो नवाब थे मुस्लिम थे और वो डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ वो मर्ज होंगे। बट वहाँ पर एक तरह से वोटिंग किया गया, लोगों का राय जाना गया 1947 में, जिसका रिजल्ट आता है कि 99 वोटर्स ने एक तरह से वहाँ के लोगों ने इंडिया के साथ जाने के लिए राजी होते हैं और एट लास्ट फाइनली जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज कर लिया जाता है। नेक्स्ट हैदराबाद। दिस वाज द हिंदू मेजोरिटी स्टेट विथ ए मुस्लिम निज़ाम। यहाँ पे हिंदी मेजोरिटी स्टेट था पर यहाँ पर जो निज़ाम थे मुस्लिम थे। सरदार पटेल ऑर्डर द इंडियन आर्मी टू टेक ओवर द गवर्नमेंट निज़ाम आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड एंड दिस प्रिंसली स्टेट फाइनली एडेड टू इंडिया 1949। और हैदराबाद यहाँ के जो भी हम देखते हैं तो निज़ाम ये रिफ्यूज़ कर देते हैं और उनसे बातचीत जब फेल हो जाता है तो इंडिया की आर्मी वहाँ हैदराबाद पे अटैक करती है और कब्जा करती है एंड देन फाइनली हैदराबाद जो है इंडिया के साथ 1949 में मर्ज होता है। जम्मू कश्मीर। दिस वाज ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट विथ ए हिंदू रूलर इन नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विच बिकेम द सोर्स ऑफ द कंट्रोवर्सी। पाकिस्तान सेंड द राइडर्स सपोर्ट टू द आर्मी एंड कैप्चर दिस प्रोविजन कश्मीर। यानी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर एक तरह से यहाँ के राजा जो थे महाराजा हरि सिंह थे जो हिंदू राजा थे बट वहाँ के जो लोग थे ज़्यादातर मुस्लिम थे। पाकिस्तान अचानक ही एक तरह से अटैक करता है, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कबीले होते हैं उनके द्वारा वहाँ पर अटैक किया जाता है और एक तरह से यहाँ भी एक तरह से आर्मी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। There are the ruler Maharaja Hari Singh, seeing the threat, the kingdom south the India support prevent the capture. He signed that instrument SS and the 27th October 1947 India Army was airlifted into Kashmir and fight against the Pakistan Army। एक तरह से देखा जाए तो कश्मीर उस समय तक इंडिया और पाकिस्तान किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ था और एक तरह से जो इंडिया और पाकिस्तान किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ था पर जब पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता नहीं कश्मीर पर अटैक कर देता है तो वहाँ के राजा एक तरह से इंडिया से हेल्प मांगते हैं और तब जाके हरि सिंह जो है कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए ट्रीटी साइन करते हैं और इंडिया की आर्मी जो है कश्मीर पे एयरलिफ्ट करती है और पाकिस्तान के जो राइडर्स थे उनसे लड़ाई होती है एंड उनको श्रीनगर से बाहर निकालते हैं। And this was the beginning of the first Indo-Pakistan war in 1948। The United Nations ordered to cease fire in the war। ये जो फर्स्ट लड़ाई के नाम से जाना जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1948 को यूनाइटेड नेशन जो होता है सीज फायर करते हैं। यस एट लास्ट इन बार जो ख़त्म होता है दिस कॉज द बर्थ ऑफ फेमस सीज फायर लाइन बिटवीन द टू कंट्रीज। सम पोर्शन ऑफ कश्मीर रिमेन अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल विच सो इवन टुडे। और इसी से कुछ पार्ट जो है कश्मीर का पाकिस्तान में रह जाता है और आज भी ये पार्ट जो है पाकिस्तान में है जिसको हम लोग PEO के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वी नो दैट the Constitution Assembly headed Dr. B.R. Ambedkar which had been set up before independence finally completed the task, formulated the Constitution. This was the passed the Constitution of India 26 November 1949. However, the adopted the was delay to the 26 January 1950। यानी देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरह से बनना था लगभग बन ही चुका था आपके इंडिपेंडेंस के पहले और ये 26 नवंबर 1940 तक फाइनली ये कंप्लीट होता है बट इसको अडॉप्ट किया जाता है इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950।
This delay due to the fact that the 1929 at Lahore session of the Indian National Congress had been decided to celebrate 26 January 1930 as the Independence Day all over the country. Since the actual independence was only attained on 15 August 1947, they decided to honor the historical day of the 26 January, bring into effect the Constitution. यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने 1929 को लाहौर सेशन में डिसाइड किया था कि हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, जो 1930 से मना भी रहे थे, और इसी डे को इम्पोर्टेंस देने के लिए वो 26 जनवरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं. According on the 26 January 1950, by the adopted the Constitution, India became a sovereign democratic republic. Dr. Rajendra Prasad became the first president of India, and temporary government was formed headed by Pandit Jawaharlal Nehru, which team is the colleague फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. यानी देखा जाए तो 26 जनवरी को 1950 को इंडिया की जो रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, और तब वहाँ उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, और एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी गवर्नमेंट थी, और यही गवर्नमेंट आगे भी रनिंग करती है. अंतरिम गवर्नमेंट ही आगे रनिंग करती है. जो कांग्रेस पार्टी उसके जो अदर पार्टी मिल्स के यहाँ फॉर्म किए थे 1946 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया के भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं. आगे देखते हैं. इंडिया हेल्ड द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1952. द कांग्रेस पार्टी वॉन द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. 1952 में भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एक तरह से वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आगे जाके अगेन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. प्लानिंग कमीशन. Indian government decided the development of the nation was critical. Therefore, the planning commission set up 1950. यानी इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, जिसको 1950 में बनाया जाता है. अभी तक 12 प्लानिंग कमीशन या 12 प्लानिंग कमीशन बनाए गए हैं, और इस प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर्स के लिए प्लान सेटअप किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. जैसे दे रहा है द फर्स्ट प्लान कमीशन इन 1951 टू 1956. यानी 1 अप्रैल 1951 को फर्स्ट प्लानिंग कमीशन स्टार्ट होता है, और 1956 तक चलता है. ऐसे करके हम लोग देखेंगे तो 12 प्लानिंग कमीशन यहाँ इस्टेब्लिश होते हैं फॉर डेवलपमेंट इन डिफरेंट फील्ड. State recognition. The Indian provision state were not the from any geographical and demographic pattern. The difference that demand the recognition creation the state the linguistic and ethnic lines. यानी देखा जाए तो जो भारत के स्टेट बने थे उनका कोई एक तरह से जोग्राफिकल और डेमोग्राफी पैटर्न पर नहीं था, और इसीलिए जब कुछ दिनों बाद आ जाते, कुछ दिनों बाद लोग वहाँ के लोग जो थे भाषा और जाति के आधार पर उस स्टेट को फिर से बनाने के लिए डिमांड कर रहे. जैसे दे रहा है, एंड गांधी ने नेम द 43 नाम मुलू फास्टेड द अंडर द डेट ऑफ द डिमांड ए सेपरेट अंडर स्टेट इन 1953 स्पार्क वायलेंट प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री मेजर रीसेपिंग द इंडियन स्टेट. यानी एक तरह से देखा जाए 1950 को एक आंध्र प्रदेश में स्पेशली आंध्र स्टेट के बनाने के लिए एक तरह से राइट स्टार्ट हो जाता है. ए स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन व सेटअप, और इसी के बाद एक स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन बनता है, जिसके अगेंस्ट इसके बेस पर एक नया स्टेट बनाया जाता है. 1956 को द न्यू रिकॉग्नाइज स्टेट एक्ट के नाम से कानून बनाया जाता है, और ओल्ड स्टेट व डिजॉल्व एंड द न्यू स्टेट क्रिएटेड द बेसिक ऑफ लैंग्वेज एथनिक डेमोग्राफी. और जितने भी पुराने स्टेट थे उनको भंग कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, और नए स्टेट बनाए जाते हैं उन वहाँ के लोगों के लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से. जैसे दे रहा है द सेपरेशन ऑफ केरला एंड तेलुगु स्पीकिंग रीजन ऑफ मद्रास स्टेट. यानी केरला तमिलनाडु को भी अलग किया जाता है, और तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे उनके लिए अलग स्टेट बनाया जाता है. यानी तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के नाम से अलग अलग स्टेट बनते हैं. दे रहा है द ऑन 1 May 1960 द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात वेयर क्रिएटेड फ्रॉम द बॉम्बे स्टेट. और एक तरह से महाराष्ट्र गुजरात जो एक थे उनको भी अलग. इन 1966 पंजाब डिवाइडेड इनटू पंजाब हरियाणा आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल. 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट के कुछ सालों बाद नए स्टेट बनाने की डिमांड होती है, और आगे जाके बहुत सारे स्टेट जो हैं डिवाइडेड होते हैं, नए स्टेट फॉर्म होते हैं. Then student, in this chapter we discuss about the after the India कंडीशन, यानी इंडिया की जो कंडीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी थी. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट यहाँ इंडिया को डिफरेंट
प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। पहले तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो इंडिया में आते हैं उनको एक तरह से रिहेबिलिटेशन करने के लिए प्रॉब्लम फेस हुआ। फिर साथ साथ देखते हैं जो प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद की बात करें तो उनको मर्ज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको कि सॉर्ट आउट किया गया। साथ साथ हम लोग इन्होंने ये देखा कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी 5 ईयर्स प्लान बनाए गए, नए संविधान को लागू किया गया। और साथ साथ ये भी देखें कि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, रीजन थे जहाँ पर नए स्टेट बनाने की डिमांड हुई, जिसको भी सॉर्ट आउट किया गया। तो देन स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सरसाइज, द कंप्लीट एक्सरसाइज एंड सबमिट। देन